वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ेंगे जो शायद आप लोग को भी आपकी फील्ड का है तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। खैर आजकल के ज़माने में क्या होता है कि हम जब भी कभी कंप्यूटर्स लेने जाते हैं, डेस्कटॉप जैसे लेने जाते हैं, तो हमारे पास कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे प्रोसेसर आ रहे हैं आजकल आजकल तो खैर i3 i5 i7 i9 तक आ रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेसर्स की इंफॉर्मेशन हमें होती है। इवन हमें रैम की और हार्ड डिस्क की और उसके तरह तरह के जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं हमें सबकी इंफॉर्मेशन होती है। जनरली तो हम क्या करते हैं कि दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं या ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं, तो हम किसी एक ब्रांड पे जाते हैं। उस ब्रांड में जो जो हमें मिल रहा होता है हम सिर्फ अपने बजट के हिसाब से देख लेते हैं कि हमें 40,000 50,000 1 लाख 2 लाख जितना खर्च करना है। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें चाहिए रहता है जिस टाइप का, अगर मान लीजिए आपको गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग पीसी चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा विद ग्राफिक्स कार्ड एंड ऑल दी थिंग्स। बट होता क्या है कि हम नॉर्मली जब अगर कोई ब्रांड पे नहीं जाते, ब्रांड वाले क्या करते हैं, वो भी तो कंपोनेंट्स को जोड़ के ब्रांड लगा के दे देते हैं। लेकिन हम अगर असेंबल करवाते हैं तो हम जाते हैं और हम जाके शॉप पे बोलते हैं कि हमें ये वाला प्रोसेसर चाहिए, ये वाला रैम चाहिए। तो वो जो शॉप ऑनर है वो क्या करता है, वो आपको कंपैटिबिलिटी बताता है कि हाँ, अगर आप ये वाला प्रोसेसर लोगे तो ही उसके साथ ये वाली रैम लग जाएगी। ये जो जनरेशन आप ले रहे हो किसी प्रोसेसर की, अगर आप 11 जनरेशन लोगे तो ही आपको विंडोज 11 मिलेगा। मतलब इवन सॉफ्टवेयर के अंदर भी जो कपलिंग है, जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं वो करने पड़ेंगे आपको। या तो आप पैसा खर्च करिए या फिर आप कॉम्प्रोमाइज करिए किसी भी कंपोनेंट से। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पुराने ज़माने की DDR2 रैम को आज इस्तेमाल कर लो आप i9 पे, नहीं कर सकते। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन ही अलग है। या आपके घर में कोई पुरानी एक रैम पड़ी है तो आपने सोचा वो लेके आ जाऊँ, तो आप असेंबल करा रहे हैं तो उसके अंदर ये रैम भी फिट कर लें, नहीं, वो रैम तो बर्बाद हो गई क्योंकि आउटडेट हो गया ना सिस्टम। तो एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था डेक। उस कंपनी का क्या नाम था? डेक। आजकल इस कंपनी को HP ने खरीद रखा है और 2-3 बार इस कंपनी की वैल्यूएशन होकर अभी ये बिक चुकी है और अभी फिलहाल ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइज ने इसको अभी टेक ओवर कर रखा है। 1978 में, 1978 के अंदर, 1978 में ये कंपनी काम क्या करती थी पहले देखिए। कहानी 1978 से शुरू होती है और डेक का जो फुल फॉर्म था वो था डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ये क्या करती थी? डिजिटल इक्विपमेंट बनाती थी और इसने एक कंप्यूटर बनाया था। इस कंप्यूटर का नाम था वैक्स। क्या नाम था इसका? डेक का एक कंप्यूटर था, इसका नाम था वैक्स। ये काफी फेमस कंप्यूटर था। इसका मतलब था वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन। और यहाँ पे इस कंप्यूटर की मदद से इन्होंने क्या करा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करी, ओपो S5। आप जब गूगल करेंगे तो आपको ये दिखेगी प्रोग्राम। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ये रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि क्या करती थी, इस इनके काम के अंदर मदद करती थी। खैर मैं अभी वापस से नहीं आ रहा, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सकॉन, या फिर इसका दूसरा नाम है R1। मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सॉरी, R1 सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, R1 साथ में लिखा जाएगा, ठीक है। तो R1 या एक्सकॉन जो भी आप नाम लेना चाहें, मतलब दो दो नाम है इसके, आप एक्सकॉन बोलना चाहें तो एक्सपर्ट कॉन्फ़िगरर इसका नाम था उस जमाने में। तो एक्सपर्ट कॉन्फ़िगरर जो है वो एक्सपर्ट होता है। कॉन्फ़िगरर मतलब आपको बताने के लिए कि वेदर दिस काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी विल वर्क और नॉट। मतलब ये इस तरह का आप सिस्टम कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो तो ये चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। मतलब आपने अगर अपने हिसाब से सारे कंपोनेंट सेलेक्ट करें और उसने बोला, जैसे आपने बोला कि यस मैं इस कंपोनेंट को चाहता हूँ, इस टाइप का सिस्टम मेरे पास आए, तो अगर वो सिस्टम बन रहा होगा तो बन जाएगा, नहीं बन रहा होगा तो वो नहीं बनेगा। वो बोल देगा कि नहीं, आपने रैम गलत सेलेक्ट करी है, रैम आप सही सेलेक्ट करिए, इस वाले सिस्टम के साथ तो ये वाली कंपेटेबल है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर कोई कंपनी से आप कोई सामान खरीदते हो तो वो तो कंपेटेबिलिटी अपनी लैब के अंदर टेस्ट करके दे रहे हैं आपको, और उन्हें तो मालूम है कि उन्हें कौन से प्रोसेसर की कौन सी जनरेशन के साथ कौन सी रैम लगानी है, कौन सी केबल लगानी है, कौन सा बोर्ड यूज करना है, क्या यूज करना, उन्हें सब मालूम है। लेकिन जब आप असेंबल करते हो तो आपके पास वैरायटी होती है और आप ऐसा कॉम्बिनेशन भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हो जो शायद कंपनी ऑफर नहीं करती। अब जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत हाई एंड प्रोसेसर चाहिए, मैंने i7 ले लिया। अब i7 के साथ मुझे रैम जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे गेमिंग के लिए नहीं करना यूज़, या ग्राफिक्स कार्ड नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं i7 में देखूंगा तो मार्केट के अंदर जो होगा वो बहुत अच्छी रैम और 32-32 GB रैम के सिस्टम मिल रहे होंगे, मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बेस्ट तरीका क्या है, थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, मैं शॉप पे जाके उसको कॉन्फ़िगर कराने की कोशिश करूंगा। एक्सपर्ट कॉन्फ़िगरर जो है, एक्सकॉन जो है, वो यही काम करता था। और एक्चुअल में ये काम करता क्यों था ये भी सुन लीजिए, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी इस कंपनी को, डेक कंपनी को। एक्चुअल में डेक कंपनी जो ऑफर करती थी ना, वो 50 टाइप्स के
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू वो करती थी, जो या प्रोसेसर बोले तो ज़्यादा बेटर है। और उसके अंदर 400 कोर ऑपरेशंस होते थे, 400 कोर ऑपरेशन। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोर ऑपरेशंस इतने सारे हैं और इतनी तरह की कोर ऑपरेशंस हैं और इतने तरह के आपके पास पीसीज हैं, मतलब आपके पास प्रोसेसर हैं। और उस जमाने में इनको मिलियंस के ऑर्डर आ गए थे, मतलब नंबर ऑफ सिस्टम कॉन्फ़िगर करने के मिलियंस के ऑर्डर आ गए थे। वो मिलियंस के ऑर्डर को वो कैसे करते, क्योंकि आप हर एक का कॉम्बिनेशन हर एक से नहीं बैठा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं साहब एक काम करिए, आप तो कार्टेशियन क्रॉस कर दीजिए, 400 मल्टीप्लाई बाय 450, तो इतने वैरायटी बन सकती है। ऐसा नहीं था, किसी की किसी के साथ कंपैटिबिलिटी थी, किसी की किसी के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या था, डेक जो था उसको एक फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी के तहत उस कंपनी का काम था। उसका काम ही ये था कि वो अपने कस्टमर्स को फुली कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम देना चाहती थी, जो कि कस्टमर खुद बैठ के घर पे डिजाइन करे, उसके बाद वो काम हुए। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। जो पहला पैरामीटर था जो डेक कंपनी के सामने था, वो ये था कि उसके पहले दो स्टेप जो थी, पहली दो स्टेप के अंदर उसे हाईली स्किल्ड लोग चाहिए थे, हाईली स्किल्ड टेक्निकल एडिटर्स चाहिए थे, जो कि जिनको क्राफ्टिंग आती हो, जिनको पता हो कि कौन सी मशीन किसके साथ कंपैटिबल है। दूसरा ये था कि वो मशीन तैयार होने के बाद उसकी जो फाइनल जो असेंबली है उसकी जल्दी जल्दी हो और उसकी टेस्टिंग जो हो वो फटाफट हो, ताकि एक डिलीवरी के लिए तैयार हो जाए। मतलब कस्टमर ने जैसे ऑर्डर करा उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है, वहां से उसका सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA चालू हो जाता है या प्रोडक्ट लेवल एग्रीमेंट चालू हो जाता है। वहां से लेकर के एंड तक, जब तक उसके घर पे सिस्टम नहीं पहुंचा तब तक वो मान के चलेगा कि इस कंपनी को आप ऑर्डर दो तो 6 महीने बाद आता है ऑर्डर, या साल भर बाद आता है, या 2 साल बाद, या आता ही नहीं है। तो हुआ क्या कि ये जो इलैप्स टाइम था ना, ऑर्डर जनरेट होने से लेकर के डिलीवरी तक का काफी लंबा था। और ये उस जमाने में 10 से लेके 15 हफ्ते तक का टाइम लेते थे, कभी कभी तो 6 महीने तक का भी टाइम ले लेते थे आपका सिस्टम पहुंचाने में। और इस तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि कंप्यूटर्स बढ़ रहे थे और नई नई कंपनीज मार्केट में आ रही थी, और जाहिर सी बात है डेक जो था, डेक को भी आगे ग्रो करना था। तब जाके एक्सकॉन का इजाद हुआ, मतलब आपके इतने इंजीनियर्स लगते, इतने सारे कॉम्बिनेशन और मिलियंस ऑफ पीसीज जब खरीदे जा रहे थे, तो कितने सारे लोग, कितने सारे एक्सपर्ट, कितने सारे टैलेंटेड लोग लगते जो कि ये कॉन्फ़िगरेशन को सही या गलत साबित करके वो सिस्टम तैयार करके भेजें। अब आप कस्टमर की बात सुने, कस्टमर ऐसा तो होगा नहीं कि आपने कुछ ऑर्डर करा, वो घर आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हो नहीं पाएगा, आपने जो ऑर्डर दिया था ना उसमें हम ये रैम नहीं ये रैम लगा सकते हैं, तो आप इसी से काम चलाएंगे। ऐसे में क्या होगा, कस्टमर की रिलायबिलिटी जो है खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन जब कस्टमर कोई रिक्वेजिशन जनरेट कर रहा था ऑर्डर, अगर आप उसी टाइम उसको मना कर दो कि नहीं 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 आप ये सेलेक्ट मत करिए ऑप्शन, आप ये सेलेक्ट करिए, अगर आपने प्रोसेसर ये वाला लिया है तो उसके लिए 3 ऑप्शन है हमारे पास रैम के, आप ये 3 ले लीजिए, तो कस्टमर फिर भी एक बार ऑर्डर प्लेस करने से पहले जो भी गुस्सा गमजा होगा वो अपना ऑर्डर प्लेस करने से पहले निकालेगा, वो डिलीवरी बॉय पे या डिलीवरी करने जो आया उस पर नहीं निकालेगा। तो एक्सकॉन जो था वो इसी चीज में मदद करता था। एक्सकॉन ने रूल्स लिख दिए थे कि भैया ये प्रोसेसर P1 है, इसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो रैम नंबर 1, रैम नंबर 2, जो रैम नंबर दो हमारे 3 तरह की रैम ऑफर करते हैं, तो रैम 1 और 2 पे कंपैटिबल है, प्लस हार्ड डिस्क जो है वो H1 H2 चल पाएंगी इसमें। वहीं प्रोसेसर 2 जो है वो सिर्फ M1 को फॉलो करता है यहाँ पे और H1 H2 को फॉलो करता है। मतलब मैं तो एक छोटा सा कॉम्बिनेशन ऐसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इस टाइप की जो यूनिट्स थे, ये यूनिट्स जो थे, ये रूल जो थे, ये आपने क्या करा, उस सिस्टम के अंदर रूल बेस्ड इंजन था, ओपो OPS5 में ओप्पो गलती से बोल दिया, OPS5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रूल्स ही लिखे जाते थे प्रोडक्शन के हिसाब से। उसके बाद अब यहाँ पे फंक्शनिंग चालू होती है किसकी, एक्सकॉन की। अब एक्सकॉन क्या करता था कि एक्सकॉन कॉन्फ़िगर करवाता था आपसे पूरी चीजें, आपसे रिक्वायरमेंट लेगा 1 2 3 और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, जितनी भी फंक्शनलिटीज होती है, जैसे मैं अभी भूल रहा हूँ लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ, CPU, मेमोरी, कैबिनेट, पावर सप्लाई, डिस्क, टेप्स और जो भी चीजें होती है ना, जो भी आपके हार्ड डिस्क में होती है, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स की कॉन्फ़िगर्स ले लेता था एंड यूजर से और खुद के पास भी रखता था डेटा। उसके बाद वो डिटरमाइन करता था कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बची है, और अगर वो बची होती है तो वो भी इंफॉर्मेशन लेके उन कंपोनेंट्स को क्या करता था, ऑल टुगेदर मतलब अपने पास से ही वो करता था, डिराइव करता था और कोशिश करता था कि एक कंप्यूटर बन जाए, एक जो कंप्यूटर है वो तैयार हो जाए। मैंने थोड़ा सा गंदा बना दिया, लेकिन प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर वो पीसी तैयार हो जाता था तो वो ऑर्डर को प्लेस कर देता था। अगर मान लीजिए उसने तैयार करा और पीसी तैयार हो गया तो वो सीधे सीधे वो क्या करता था, ऑर्डर को प्लेस कर देता। लेकिन इन केस इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर नहीं होता था
तो वो क्या करता था, मैसेज जनरेट करता था और वार्निंग मैसेज देता था कि साहब आप या तो ऑर्डर बदल दें अपना, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, जो आप चाह रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। आप चाहो कि मैं पुराने ज़माने की 12 कोड़ा हार्ड डिस्क i9 प्रोसेसर 3010 के अंदर यूज़ करूं, जो कि 13-14 जनरेशन पे है, और रैम जो है वो मेरे को SD रैम बहुत अच्छी लगती थी पुराने ज़माने की, वो लगा देता हूँ मैं, कितने की, सब 50 GB की लगा देता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि SD रैम आना बंद हो गई, 50 GB की रैम कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, या तो 16, 32, 64 ऐसी आएंगी। तो आप कभी भी कोई ऐसी चीज़ इनपुट नहीं डाल सकते थे जो इनपुट हमारे बेस के अंदर ही ना हो। तो रिगार्डिंग टू इट, आपको बेस के अंदर, भाई देखिए बेस के अंदर होगा तो ही वो ये सीपीयू तैयार हो पाएगा, अदरवाइज वो सीपीयू तैयार नहीं हो पाएगा। तो ये इस टाइप के वार्निंग मैसेजेस दिखाया करता था। ये था एक्सकॉन का एक छोटा सा वर्ड, जो कि एक्सकॉन जिस तरह से ऑपरेट करता था। तो हम देखेंगे जो हमारा एक्सकॉन था, उस एक्सकॉन का स्कोप क्या क्या था। मतलब अकेला कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं था, सिर्फ कि डेक ने आपको एक्सकॉन बना के दे दिया तो आपका जल्दी जल्दी काम हो गया, बल्कि ये काम एक्सकॉन जो करता था ये कई सारी जगह यूज होता था। देखिए एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने का मोटिव यही होता है कि ये एक किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को फायदा ना पहुंचाए, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को फायदा ना पहुंचाए, किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन को फायदा ना पहुंचाए। इतनी बड़ी कंपनी जब इतना बढ़िया एक्सपर्ट सिस्टम बना रही है तो उसका फायदा सभी उठाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका स्कोप क्या क्या था। इसका स्कोप ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जहाँ पे सब चीजें बनती थी, उनको उनकी टेक्निकल करेक्टनेस और सिस्टम के कितने ऑर्डर आए, ये आपको सारा पता लग जाता था एक्सकॉन से। भाई एक्सकॉन ने अगर मान लीजिए दिन भर में 100 पीसी का ऑर्डर लिया, या 100 पीसीओ को टेस्टेड, बोला कि यस दिस सिस्टम्स आर ओके, उसके जो ऑर्डर जनरेट हुए 100 सिस्टम हो गए, तो पता लग जाता था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कि अब हमें 100 सिस्टम तैयार करने हैं। 100 सिस्टम तैयार करने के लिए जो कंपोनेंट्स लगेंगे उनको तैयार करके हमें डिलीवरी वाले को देना है, और डिलीवरी वाला जो बंदा है वो घर जाता था कस्टमर के, और घर जाके वहीं पे उस सिस्टम को उनके सामने असेंबल करता था। असल में डेक कंपनी की ये खासियत बड़ी अच्छी थी कि जितना भी सामान वो डिलीवरी बॉय लेके जाता था, वो एक्चुअल में डिलीवरी बॉय नहीं होता था, वो सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं होता, उसको नॉलेज होती थी कि सारे कंपोनेंट्स ही जुड़ेंगे कैसे। अब कस्टमर के सामने जब ये जाते थे और कस्टमर के सामने जब वो सारे कंपोनेंट्स को खोल के एक साथ जोड़ते थे और फिर पीसी को ऑन करते थे, तो कस्टमर भी खुश कि हमारे सामने सारी नई चीजें खोल के लगाई गई हैं, ऐसा नहीं कि अंदर पुराना मटेरियल हो। तो एक फेथ जो था इस कंपनी ने लेना चालू कर दिया लोगों का। अब हुआ क्या कि सिर्फ अकेला जो जिसने डिलीवरी करी या जिसने बनाया, ये जो सेल्स की टीम थी या मैन्युफैक्चरिंग की या मार्केटिंग की या कोई भी टीम जो थी, वो सारी की सारी टीमें जो थी ना इस एक्सकॉन का फायदा उठाने लगी। मतलब प्रोडक्शन से लेकर के फील्ड की सर्विस या इंजीनियरिंग, जो भी जितने भी डोमेन्स थे वो सारे एक्सकॉन की तरफ देखने लगे, बिकॉज एक्सकॉन जो था वो एक एक चीज बताता था। मान लीजिए सिस्टम में आपने प्रोसेसर खूब सारे रखे हैं डेक के अंदर, लेकिन डेक में मेमोरी यूनिट खत्म हो चली, तो मेमोरी यूनिट की हमें मैन्युफैक्चरिंग और करनी है, या अगर आप तो थर्ड पार्टी से कहीं कहीं परचेस कर रहे हैं तो वहां से परचेस करनी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास एक्सकॉन के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो कंपोनेंट सिस्टम में जितने भी लग रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये कितने हैं, नंबर में कितने हैं, कंपोनेंट का नंबर पता होना चाहिए, और उस हिसाब से ऑर्डर को वो लेता था। और जाहिर सी बात है एक सक्सेसफुल कंपनी की खासियत ये होती है कि वो कभी भी किसी ऑर्डर को लेने से पहले कोई रॉ मटेरियल को या रॉ कंजम्पशन जो होने वाला है कंपोनेंट्स का, उसको उससे लेस नहीं रहेगी, मतलब ये नहीं रहेगी कम रहेगी, पूरा रहना चाहिए उसके पास। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सकॉन तो कभी ये जनरेट नहीं करता था कि हमारे पास अभी सामान नहीं है या हमारे पास अभी वेपन्स नहीं है, अब आपका सिस्टम बना नहीं सकते, सॉरी वेरी सॉरी। लेकिन हाँ एक्सकॉन ये जरूर कर देता था कि डेक के जितने भी वो थे लोग थे, उन तक ये मैसेज पहुंच जाता था कि हमारे पास ये रॉ मटेरियल खत्म हो चला, आप प्लीज इसको लाएं और करें। अब ये सब जो काम था, ये सारा का सारा जो पूरा ऑर्डर का फ्लो था, ये पूरा मार्केट में पूरी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल से लेकर के ऑर्डर का फ्लो, इन सब में डेक ने बहुत मदद करी। इवन डेक ने शायद ये एकलौता ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम होगा जिसने इस कंपनी को हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों पे पहुंचाया, वो भी उस जमाने में जिस जमाने में एवोल्यूशन आ रहा था कंप्यूटर्स का। अमेरिका में लोग पीसीज खरीद रहे थे और बिल्कुल नए नए सिरे से लोगों को पता लग रहा था कि कैलकुलेटर के अलावा भी कोई एक ऐसी डिवाइस आई है जिसमें कैलकुलेशन हो जाता है। और ये सिस्टम आना बिल्कुल फ्लो चालू हो चुका था। सिस्टम थोड़े बड़े बड़े साइज के आते थे उस जमाने में, जल्दी हीटअप हो जाते थे, बंद भी हो जाते थे ओवर हीटिंग के साथ, लेकिन वो टाइम एवोल्यूशन आ चुका था। खैर अब यहाँ पे क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के बिजनेस पर्पसेस के लिए ये सेक्सकॉन का इस्तेमाल होना चालू हुआ, और सबका पर्पस जो था, सबका मोटिव जो था वो अलग अलग था। मसलन के तौर पे सेल्स टीम को ये पता लग जाता था कि कॉन्फ़िगरेशन, सेल्स टीम इसको
जो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होते थे उनको उनके हिसाब से लेते थे कि ऑटोमेटिक करना है उसको, उसको जो भी जनरल कोटेशन थी उस जनरल कोटेशन को कस्टमर से मीट कराना है। मतलब ये कि सेल्स टीम को मालूम रहता था एक्सकॉन के जरिए कि हमारे पास कितने सिस्टम बनाने की अभी सुविधा है। अगर मान लीजिए कहीं सेल्स टीम ने अगर कोई बड़ा ऑर्डर ले लिया तो वो बड़ा ऑर्डर लेने के साथ साथ अपने एक्सकॉन पे भी निगाह रखती थी कि अभी एक्सकॉन को बनाने के लिए कितने सिस्टम है, हमारे पास रॉ मटेरियल कैसा है। तो एक्सकॉन के पास सारा डेटा होता था कि रॉ मटेरियल कितना बचा है। तो क्योंकि आप रॉ मटेरियल तो दोगे ही ना एक्सकॉन को कि कितना नंबर ऑफ रैम बची है, कितने नंबर ऑफ चिप्स बची है, कितने नंबर ऑफ कैबिनेट्स बचे हैं, या वायर बचा है या केबल बचा है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दोगे तो सेल्स वालों को भी फायदा। मैन्युफैक्चरर जो था, मैन्युफैक्चरर को ये यूज हो जाता था कि इसकी बिल्डेबल जितने भी ऑर्डर्स आए हैं वो ऑर्डर्स में जितने भी इनकमिंग ऑर्डर्स और आएंगे उनके लिए कितना और हमें सामान मार्केट से और खरीदना चाहिए। जो फील्ड सर्विस इंजीनियर था, जो फील्ड सर्विस जो था जो जाता था कस्टमर के घर पे जाता था, उसको तो खैर बिल्कुल ही एक अलग इन्वायरमेंट मिलता था क्योंकि वो तो सामान लेके फील्ड इंजीनियर है, वो तो फील्ड सर्विस जाके वहीं जाके सर्विस दे रहा है, स्पॉट पे जाके सर्विस दे रहा है। तो उसको भी मालूम होता था कि अगर मान लीजिए वहीं गया और वहीं किसी ने बोल दिया कि हमें एक और एक्सकॉन मतलब एक और डेक चाहिए, तो डेक का जो ये वैक्स कंप्यूटर, वैक्स भी एक नहीं आए, हजारों आए। ये तो एक्सपर्ट सिस्टम था। एक्चुअली में बेच क्या रहे थे, हम बेच ये रहे थे। और ये बिकवा कौन रहा था, एक्सकॉन बिकवा रहा था। किसकी किसकी कंपनी थी, डेक का नाम की कंपनी थी। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिस्टम तो हम वैक्स बेच रहे थे। और वैक्स सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो डेक का वेरिएंट था और डेक वाले अपने नाम पे बेच रहे थे उसको, इसलिए। खैर, चाहे वो सर्विस हो, चाहे फील्ड हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कराने वाले हों, हर एक इंसान के निगाह में एक्सकॉन जो था वो हीरो था। अब यहाँ पे एक्सकॉन ने एक और चीज करी, जो आपने उसकी टेस्टिंग और फास्ट असेंबली में टाइम वेस्ट जो आप करते थे, उसकी शिपिंग में तीन चार चार हफ्ते लगाया करते थे, वो उसको टाइम को उसने रिड्यूस करा। इवन इस हद तक रिड्यूस कर दिया कि 2 दिन और 3 दिन के अंदर डिलीवरी होने चालू हो गई। क्योंकि जो एक्सकॉन था, एक्सकॉन तो जल्दी जल्दी आउटपुट देता था, एक्सकॉन इतना डिसीजन मेकिंग में टाइम नहीं लगाता था। अब आपके पास 4 बंदे हैं जो कि सोच सोच के जवाब दे रहे हैं, और वहीं आपने 4 बंदे कितना कितना दिन भर में कितने सिस्टम्स के लिए कंसल्टेंसी दे पाएंगे, 50 सिस्टम के लिए। तो मुश्किल से 4 बंदे 50 सिस्टम, तो 200 सिस्टम में तैयार हो पाएंगे। ये एक बार में 200 सिस्टम का, 1 सेकंड के अंदर 200 सिस्टम का वो बता देता था कि वेदर ये बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक्सकॉन को पूरी भरपूर पुरजोर तरीके से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो 1980s का वो टाइम था जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट जो थी, सर्वाइवल जो थी, वो ऑर्डर पे डिपेंडेंट करती थी। जो नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल कर पाएगा वही कंपनी जो है मार्केट में रह पाएगी। एक्सकॉन ने डेक को रहने दिया मार्केट में। एक्सकॉन ने इतने ऑर्डर्स प्लेस करवाए, इतने ऑर्डर्स उतने कम टाइम में, क्योंकि देखो जो सिस्टम बनाने वाला बंदा है वो जल्दी काम करता है, ठीक है, लेकिन आपका जो बंदा है जो बनवा रहा है उस सिस्टम को, जो उसका एक्सकॉन की जो पहले जब एक्सकॉन नहीं था, तो वो जब तक बोलेगा नहीं तब तक ये सिस्टम तैयार कैसे होगा। भाई वो तो ले मैन है, उसको तो सिर्फ सिस्टम को जोड़ डाल के चालू कर देना है। आपने चालू करा बटन और चालू ही नहीं हो रहा तो मतलब क्या रहेगा। इसलिए एक्सकॉन ने क्या करा, एक्सकॉन बताता था कि तुम ये वाला रैम उठाओ, ये वाले पीसी उठाओ, ये वाले केबल उठाओ, ये वाला ये उठाओ, ये वाला केबल उठाओ, अब जोड़ो, जुड़ेगा, ये बिंदास बनेगा। और ये एक्सकॉन गारंटी देता था इस बात की, और वहाँ बिंदास वो बन भी जाता था, और बनने के बाद फिर उसको हम प्रोडक्ट को बेचा करते थे। खैर, आप जब कस्टमर एंड पे जाएंगे, कस्टमर के घर जाएंगे और वहाँ पे आप जाके बोलेंगे कि अरे सर सॉरी वो तो मैं रैम गलत वाली उठा के ले आया, तो फिर वो भी आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को खो देंगे। तो वो बंदा जो सामान जो असेंबली करता था वो करता तो कस्टमर के घर जाके ही था, साइट पे जाके, कस्टमर साइट पे जाके, लेकिन वो सामान लेके वही चलता था जो आपस में कंपैटिबल है, जिसको एक्सकॉन ने यस बोला हो, जिसको एक्सकॉन ने यस बोला हो। और जिस तरह के मार्केट का टाइम मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उस टाइम पे बहुत जल्दी मार्केट चेंज हो रहा था और सिर्फ नंबर्स पे खेल रही थी कंपनीज। तो उस नंबर्स पे खेलने के लिए डेक जो था, हमारी डेक कंपनी जो थी, वो एक्सकॉन के साथ साथ एक्सकॉन ने डेक को रेडी कर रखा था कि नहीं, हम सिस्टम बेचेंगे और हम अपने सारे कंपेटिटर्स को हरा देंगे या सारे कंपेटिटर से ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि ये मशरूम की तरह फैलता जा रहा था। ये मार्केट जो था वो ऐसा था क्योंकि हर एक रिस्पॉन्स टाइम जो था इसके अंदर बड़ा कम था, डिमांड जो थी वो ज्यादा थी, सप्लाई जो थी उसको भी बढ़ाना पड़ा ज्यादा। तो ये क्या था कि बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव सिस्टम को की तरफ था। और आपको ये सब पूरी कहानी पढ़ाने का मतलब ये कि आज नहीं, 1980s के अंदर हम एक्सपर्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं। और एक्सपर्ट सिस्टम हम जिस जमाने में यूज कर रहे थे, ये जो बेचारी लैंग्वेज थी, बड़ी सी छोटी सी लैंग्वेज थी, जिसके पास इतना कोई वो भी नहीं था, इसका स्पान भी इतना कोई बड़ा नहीं था, लेकिन तब भी इस लैंग्वेज ने इसको बनाया, इस एक्सकॉन को बनाया, और इससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हुआ, लो कॉस्ट हुआ, हाईली प्रोडक्टिविटी हुई, कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, दिन दोगुनी रात चौगुनी। अगर मान लीजिए ये नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, तो सोचिए कितनी मुसीबतें आती।
फिर तो ये होता है कि डेक कंपनी बेचारी जो है ना कुछ हजारों के फिगर्स में खेल रही होती है अभी भी। लेकिन अभी आप अगर इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो एचपी ने उसको खरीद लिया, और एचपी इंटरप्राइज नाम से वो डेक कंपनी है। और मतलब एचपी अलग थी, एचपी ने उसको टेक ओवर किया होगा, क्योंकि एचपी तो खुद का भी एक एचपी की अलग हिस्ट्री है। तो खैर वो फिर कभी, लेकिन अभी फिलहाल जो था वो एक्सकॉन था। और अगर एक्सकॉन डेक की मदद नहीं करता तो शायद डेक आज डेक नहीं होता। और डेक के जो वैक्स कंप्यूटर्स हैं वो वैक्स कंप्यूटर बिकते भी नहीं इतने, अगर एक्सकॉन या R1 दोनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं, ये नहीं होते। थैंक यू सो मच।